अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज एक और ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एपिक पोएम कहलाता है या एपिक पोइट्री। व्हाट इज़ एन एपिक पोएम? तो इस पे बहुत सारे लोगों ने बात की होगी, लेकिन मेरे ख़्याल से इतना क्लियर नहीं होगा उससे। बेसिकली इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि एपिक पोएम जो होता है वो लेंथी होता है, सैकड़ों या हज़ारों लाइन इसमें होती है और नैरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री होता है। नैरेटिव से मुराद जिसमें कहानी बयान की गई हो और वो भी शायरी में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू से कि वो शायरी में होगा, क्योंकि उसके बाद और चीज़ें आ गई है और ये एपिक पोइट्री जो है वो कम होने लगी या ख़त्म होने लगी। तो बेसिकली ये जो वर्ड है एपिक, ये एंशियंट ग्रीक से आता है। एक वर्ड एपोज है, एपोस वर्ड है जिसका मतलब है स्टोरी, वर्ड और पोम। तो ये उससे अखज़ हुआ है। अच्छा, ये एपिक पोम जो है ये पहले ज़माने में इसलिए हुआ करता था कि उसमें एडवेंचर्स होती थी, मैथोलॉजीज़, वो हिंदू मैथोलॉजी हो, ग्रीक मैथोलॉजी हो या जो भी मैथोलॉजी हो, वेस्टर्न मैथोलॉजीज़ वगैरह, उस पे बेस्ड होते थे। आजकल ये बहुत कम है क्योंकि जब नावल आ गया लिटरेचर में 18th सेंचुरी के स्टार्ट में, तो तब से ये एपिक पोएम्स जो है वो जो कहानियाँ वगैरह होती थी, एडवेंचर्स होते थे, हीरो हीरोइज़म या जो भी चीज़ थी, मैथोलॉजीज़ वगैरह, वो सारे के सारे प्रोज़ में आ गए। बेसिकली हमने पढ़ी भी है कि लिटरेचर को हम 3 बड़े जनराज में डिवाइड करते हैं। एक पोइट्री है, एक प्ले है मतलब ड्रामा, और तीसरा जो है वो प्रोज़ है। तो सबसे पुराना जो जनरा है लिटरेचर का, ये मैं बार बार कहता हूँ अपनी वीडियोस में, वो पोइट्री है। और दूसरी जो इसकी फ़ेमस जनरा है और इस्तेमाल में आ गई थी वो प्ले है या ड्रामा जिसे हम कहते हैं, थिएटर। और चौथी जो प्रोस की शक्ल में आजकल बहुत ज़्यादा है, मौजूद है। तो पढ़ी भी बहुत ज़्यादा जाती है ये किताब प्रोस की शक्ल में, पोइट्री को आजकल कम पढ़ा जाता है। सो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ एपिक पोम। अब ये दूसरी बात ये है कि एपिक पोम जो है या पोइट्री, ये जनरेट ओरिजिनेट, ये पैदा कैसे हुई थी? तो ये 2100 या 2200 बीसी में बात चली जाती है। आज से 4000-4500 साल पहले की बात जब होती है तो हम एपिक पोइट्री पे बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई प्ले था, ना फिर कोई प्रोस की शक्ल में कोई नावल, नोवेला, ये सारी चीज़ शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह थी, या कोई स्पीचेस वगैरह। स्पीचेस भी अगर होती थी तो ब्लैंक वर्सेस में होती थी अक्सर। तो प्रोज बहुत कम या बिल्कुल नहीं था। पोइट्री में ही सारा का सारा काम होता था लिटरेचर में। सबसे पहला जो एपिक है, जो हिस्टोरियन मानते हैं, लिटरेरी पीपल जो मानते हैं, वो है एपिक ऑफ गिलगामेश, जो कि सबसे पुराना ग्रेट लिटरेचर माना जाता है। और वो 21वीं सदी बीसी में कहा जाता है कि एंशियंट मेसोपोटामिया में लिखी गई है, मेसोपोटामिया, किंग गिलगामेश के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन करेक्टरिस्टिक्स जो है एपिक पोएम के। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं है तो वो एक अच्छा लिटरेरी पीस साबित नहीं हो सकता, या फिर हम उसे एपिक पोएम कह ही नहीं सकते। इसमें बेसिकली जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो 7 है एपिक पोइट्री में। बाज़ लोग ज़्यादा कहते हैं लेकिन वो कन्वेंशंस में आते हैं। तो 7 जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहला ये है कि हीरो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, उसमें इम्पोर्टेंट करेक्टर होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा, और हिस्टोरिकली वो सिग्निफिकेंट होगा लोगों के लिए, रीडर्स के लिए, या जो लोग पढ़ते हैं उसे। इसका मतलब ये है कि एपिक पोइट्री में हीरो का जो काम होगा, आजकल जो मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं वो सिर्फ एक लोकल या आम सी कहानी होती है, लेकिन एपिक पोएम में वो किसी रिलीजन के साथ, किसी कल्चर या सोसाइटी के साथ रिलेट करता होगा। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। अगर हिस्टोरिकली हम फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीक मैथोलॉजी में किसी गॉड गॉडेस पे बात करते हैं, गॉडेस पे, तो उस पे अगर कोई एपिक पोएम है तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हिस्ट्री मिलती है, रिलीजन मिलता है, मैथोलॉजीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वो जो हीरो का किरदार होगा बहुत इंपॉर्टेंट और आउटस्टैंडिंग होगा। दूसरा जो इसका मेन करेक्टरिस्टिक है वो है कि इसकी जो सेटिंग है, कहानी जो है वो लार्ज होगी, लेंथी होगी, और इसमें बहुत सारे नेशंस को कवर किया गया होगा जो कि दुनिया उसे जानती हो। अब ग्रीक मैथोलॉजी की बात करें, या फॉर एग्जांपल पैराडाइज लॉस्ट की या रिगेनी की हम बात करते हैं, जिसमें सैटर्न है, लूसीफर या विलजेबब है, या गॉड उसमें आया है, गॉड अलमाइटी, उसमें जो लिखा है जॉन मिल्टन ने, तो उसको पूरी दुनिया उसको जानती है, और ये बहुत सारे नेशंस को और बहुत सारे लोगों को कवर करती है ये कहानी। आप जीज़ में जाए, ज़ोएनिज़्म में जाए, रिलीजन में, या फिर क्रिश्चियनिटी में जाए, इस्लाम में जाए, तो बहुत सारे चीज़ों को, नेशंस को ये कवर करती है, और इसकी जो कहानी है वो बहुत लंबी होती है। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो एक्शन
जो होता है उसमें वो डीड से, अच्छे अमाल से या अच्छे चीज़ों से बना हुआ होता है। तो जो भी उसमें एक्शंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, और हम चाहते होंगे कि इस तरह हो, या हमें उससे मज़ा आता होगा, या अच्छा फ़ील होगा, या नॉलेज हासिल होती होगी उससे। और इसमें रिक्वायरमेंट होती है सुपर ह्यूमन करेज की, वो हमें मोटिवेट वगैरह करेगा। चौथा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सुपर नेचुरल फोर्सेज है इसमें। सुपर नेचुरल वो चीज़ें जो इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं होती, हवा में उड़ना, किसी जानवर से बात करना, किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करना, उससे कुछ सुनना। तो जिस तरह गॉड्स होते हैं उसमें, ग्रीक मिथोलॉजी में अगर आप जाए, एंजल्स उसमें बातें करती है। अगर आप लोगों ने डॉक्टर फास्टस पढ़ा होगा तो उसमें गुड एंड बैड एंजल्स होती है, वो आते हैं डॉक्टर फास्टस को कुछ बताते हैं। तो ये जो है ये काइंड ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेज है। डेमन्स होंगे उसमें, तो लेकिन वो एक्शन के फॉर्म में होंगे। ऐसे होंगे कि वो बोल सकते होंगे, वो इस तरह बिहेव करते होंगे जो हमारी समझ में आ सकता हो, इस तरह नहीं कि वो हमारी समझ में ना आ जाए। फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है वो स्पेशल स्टाइल में इसकी लिखाई हुई होगी एपिक पोएम की। मतलब ये वर्स में होगा, प्रोस की शक्ल में नहीं होगा। अगर वो पोएम नहीं होगा तो वो एपिक पोएम नहीं कहला सकता। सही है, ब्लैंक में हो या राइमिंग स्कीम हो उसकी, जो भी जिस तरह भी लिखी गई हो, तो उसका स्टाइल जो है वो स्पेशल होगा। सिक्स जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो शायर, जो पोइट है, वो ये कोशिश करेगा कि वो ऑब्जेक्टिव रहे उस चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है तो उसकी जो बिब्लिकल चीज़ें हैं, बाइबल में जो चीज़ें क्रिश्चियंस ने के सामने है, जो वो पढ़ चुके हैं, जो अपने पादरियों से या प्रीस्ट से या फादर्स पोप्स से सुनते आ रहे हैं, जॉन मिल्टन ने उस हद में रह कर ऑब्जेक्टिविटी को अपना कर वो चीज़ लिखी है। ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्टिव हो, अपने आप से कुछ बोले, अपने आप से कुछ कहे। तो ये चीज़ें जो है वो फिर लोग उसे मान नहीं लेते, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता जितना आपके रिलीजन के पास होता है, जितना आपका रिलीजन आपको प्रोवाइड करता है नॉलेज। तो आपको बहुत ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा, उस चीज़ को स्टिक रहना पड़ेगा। सेवन्थ और लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है कि एपिक पोएम में सुपर नेचुरलिटी होगी, जिस तरह मैंने पहले कहा, और उसमें रियल हीरोज़ और विलन्स होंगे। तो आप लोग देखें, पैराडाइज लॉस्ट की एग्जांपल फिर सामने है कि उसमें सैटर्न को जो है वो हीरो करार दिया गया है, एंड गॉड ऑलमाइटी को काइंड ऑफ उसका कंपटीटर, उसके मुकाबले में रखा गया है। तो इस तरह की चीज़ें उसमें होगी। अगर कोई हीरो है तो उसकी लड़ाई एंजल्स वगैरह के साथ होंगी, लेकिन उस तरीके से कि वो इंसानी रवैये के अंदर हो, वो समझते हो, और ये चीज़ बहुत आसान होगा हमारे लिए कि हम उसे समझें। अब अगर हम कन्वेंशंस पे बात करें तो कन्वेंशन से मुराद सेट ऑफ एग्रीड थिंग्स होता है, कि जो राइटर्स या क्रिटिक्स है या हिस्टोरियन है उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया होगा, या वो इस चीज़ पे एग्री करते होंगे कि ये जो एपिक पोएम है इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, देयर शुड बी दीज थिंग्स। उसके नॉर्म्स होंगे, सोशल नॉर्म्स आप उसे कह सकते हैं कन्वेंशन को, या क्राइटेरिया होता है, काइंड ऑफ कस्टम होता है, कानून होता है कि ये चीज़ पे बेस होना चाहिए, या ये चीज़ें एपिक पोएम में, पोइट्री में होनी चाहिए। अगर ना भी हो तो चलेगा, जिस तरह इसके करेक्टरिस्टिक्स है, दोज आर मोर इम्पोर्टेंट देन कन्वेंशंस। तो ये चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है और करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो कन्वेंशन है वो ये है कि एपिक पोम जो है वो स्टार्ट होगा उसके थीम या सब्जेक्ट से। जो स्टोरी होगी उसकी, वो उस स्टोरी के थीम या सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। उसमें आप पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो वो आपको सीधा पता चल जाता है कि ये रिलीजन पे बेस्ड है, सेटन है, मोटिवेशन है इसमें। आप ओडीसी को देखें, आप यू वोल्फ को देखें, उसमें हेरोइक डीड्स आपको मिलेंगे। उसमें अजीब अजीब तरह की वान वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उधर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो कन्वेंशन है वो है ये कि ये जो एपिक पोम होगा, असल में ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इंस्पायर है, जो उधर लिखे जाते हैं। इधर तो एक और चीज़ है, माइथोलॉजीज़ उसमें होगी। और पोइट जो होते हैं वो म्यूज़ को या म्यूज़ेस को इन्वोक करते हैं, उससे एक काइंड ऑफ इजाज़त मांगते हैं। म्यूज़ आप लोग जानते होंगे, ये गॉडेसेस है, बेटियाँ है जीयस की और नेमोसीन की। ये ग्रीक मिथोलॉजी में काफ़ी फेमस गॉड्स है। इसके नाव बेटियाँ थी नंबर में, और ये डिवाइन इंस्पिरेशन वगैरह इससे पोइट्स लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं आर्ट और साइंस को। तो इसलिए अच्छा लिखने के लिए पोइट्स ये समझते हैं कि हमें इससे काइंड ऑफ इजाज़त लेनी चाहिए। वो भी वर्सेस में स्टाइल, लिखने के स्टार्ट में ही वो इस पोइट्री में ही लिखते हैं, इजाज़तनामा लिखते हैं एक तरह का। तो वो म्यूज़िक से इजाज़त लेते हैं। दूसरा उसमें कन्वेंशन है, अगर आप ना लिखे तो कोई बात नहीं, इफ़ यू आर अ हिंदू और मुस्लिम, या उस चीज़ को आप नहीं मानते, तो आप बेसिकली उसे
ऑब्वियसली आप उसे डिनाई कर सकते हैं। तीसरा जो कन्वेंशन है वो नैरेटिव जो है, ये जो कहानी है ये स्टार्ट होगी या ओपन होगी मीडियास रेस। अच्छा, मीडियास रेस का मतलब है कि ये मिडल से स्टार्ट होगी ये कहानी, इसकी जो स्टोरी है वो दरमियान से स्टार्ट होगी और ये आपको फ्लैश बैक में ले जाएगी। मतलब हीरो जो है वो किसी चीज़ का सामना कर चुका होगा, उसके बाद आपको कहानी की स्टार्ट में ले जाता है। वी हैव अ गुड एग्जांपल ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस मूवी। शाहरुख खान जो है वो आखिर में आ जाता है और कहानी जो फ़िल्म जो शुरू हो जाती है उसके हाथ में एक नेज़ा वगैरह होता है, उससे लड़ाई स्टार्ट, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि आगे क्या हुआ होगा। उसके बाद वो हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। इस तरह वो एपिक पोएम स्टार्ट हो जाती है, इस तरह होनी चाहिए। चौथा जो इसका कन्वेंशन है वो कैटालॉग्स का मतलब हो लिस्ट ऑफ थिंग्स, गुड्स वगैरह, जो चीज़ें उस कहानी में या उस वक्त ज़माने में थे, उसको जो पोइट है वो मेंशन करेगा उस चीज़ों को, या फिर जीनियोलॉजी उसमें मेंशन हुई होगी। जीनियोलॉजी से मुराद वो हीरो या उसके सराउंडिंग में जो मेन करेक्टर्स है उसके एंसेस्टर या लिनिएज या फैमिली या फ्रेंड्स के बारे में ज़रूर वो पोइट कुछ ना कुछ कह रहा होगा या हमें बताएगा, क्योंकि उसके अलावा उसकी कहानी इनकम्प्लीट समझी जाएगी। फिफ्थ जो कन्वेंशन है वो ये है कि मेन करेक्टर्स जो होते हैं एपिक पोएम में वो स्पीचेस देंगे, फॉर्मल स्पीचेस देंगे, वो बात करेंगे, उसमें वो करेक्टर्स अपना एक किरदार निभाएंगे, क्योंकि वो मेन करेक्टर्स होते हैं, विलन हो, हीरो हो, हीरोइन हो या उसके पेरेंट्स वगैरह जो ज़्यादा उस पोइम्स में आते हो पोइम में, तो वो जो है वो फिफ्थ कन्वेंशन इसका ये है कि वो फॉर्मल स्पीचेस देंगे। सिक्स्थ जो कन्वेंशन है वो ये है कि इसमें एपिक सिमिली इस्तेमाल होनी चाहिए। एपिक सिमिली का आप लोगों को तो पता होगा, मेटाफोर और सिमिली वगैरह जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। लेकिन इधर जो कंपैरिजन होती है, अगर पोइट में ब्रेवरी है, सॉरी, अगर उस हीरो में ब्रेवरी है या हीरोइन में ऐसी कोई खूबसूरती या कोई और बात है, तो वो दर्जनों के लाइंस में उसकी कंपैरिजन किसी और चीज़ से होगी। सो कंपैरिजन इन अ डजन लाइन, दर्जनों में, सैकड़ों में, इस तरह के बहुत सारे लाइंस में आप एक चीज़ को कंपेयर करेंगे दूसरी चीज़ के साथ, तो इसे कहते हैं एपिक सिमिली। एपिक का मतलब है लेंथी सिमिली। सेवन जो कन्वेंशन है वो रिपीटिशन ऑफ स्टॉक फ्रेजेस इसमें होंगे। स्टॉक फ्रेजेस का मतलब ये है, फ्रेज़ असल में आप लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन स्टॉक फ्रेजेस का मतलब ये है कि जब किसी इंसान का काइंड ऑफ एक आदत बन गया होता है, जब वो किसी बात को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो कंफ्यूज हो जाता है, गलत हो जाता है, तो वो अपना एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसा लाइन बार बार दोहराता है जिससे लोग हंसते हैं और वो अपने आप को छुड़ा लेता है। तो बहुत सारे ग्रुप्स की या मूवीज़ में छोटे छोटे डायलॉग्स वगैरह फेमस हो जाते हैं। जिस तरह एक फेमस स्टॉक फ्रेज़ है, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, तो ये सलमान की कोई मूवी में थी, सलमान खान की। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई डायलॉग है, इसमें ना कोई मोटिवेशनल बात है ना कुछ और है, सिंपल सी बात है, वॉन्ट यू वेलकम अस या वॉन्ट यू वेलकम मी, आप मुझे वेलकम नहीं करोगे। दिस इज़ अ सिंपल फ्रेज़, लेकिन बहुत फेमस हो गई है, इसको कहते हैं हम स्टॉक फ्रेजेस। जिस तरह लास्ट बट नॉट लीस्ट हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं, या क्रिस्टल क्लियर, बहुत ज़्यादा सफाई की बात है, ये क्लियर हो चुकी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्टॉक फ्रेजेस है, और एपिक पोइम में ये चीज़ रिपीटेडली आमने सामने आएगी, आप लोगों को आपके सामने आएगी। एक जो कन्वेंशन है इसका वो ये है कि ये हीरोइक आइडियल्स को प्रेजेंट करेंगे। एपिक पोइम्स जो होते हैं उसके करेज को बयान करेंगे, ऑनर को, उसकी जो इज़्ज़त है, सेक्रीफाइस जो कुर्बानियाँ उन लोगों ने दिए है, पेट्रियोटिज़म उसमें है, हुब्बुल-वतनी या काइंडनेस उसमें जो रहमदिली है उसकी, वो सारी चीज़ें उसमें बयान होगी। और लास्ट में जो कन्वेंशन है वो ये है कि एपिक पोम जो है वो एक क्लियर पिक्चर देगा हमें सोशल या कल्चरल पैटर्न का, कंटेम्प्रेरी लाइफ, जिस लाइफ में वो चीज़ लिखी गई है। एपिक पोम जो है वो सोशली और कल्चरली हर चीज़ पे बात करेगा। अगर हम एक एपिक पोम पढ़ेंगे तो उससे हमारा सारा जो आइडिया है उस माहौल का, उस सोसाइटी का, माशरे का, लोगों का, वो क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह के लोग थे। जिस तरह आप दी वोल्फ में देखें, उसमें वाइन के बारे में, सेलिब्रेशन या वार, इन चीज़ों के बारे में आपका आइडिया क्लियर हो जाता है कि लोग किस तरह लड़ते थे। पैराडाइज लॉस्ट में आप देखें कि ये कहानी जो हज़ारों करोड़ों साल पहले वाक़या हुई है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन या क्रिश्चियनिटी, वो किस तरह का माहौल था। और इसके फेमस जो एग्ज़ाम्पल है वो पुराने अगर हम देखें, क्लासिक मिड 20th या 10th सेंचुरी बीसी में एपिक ऑफ गिलगामेश है, या मेसोपोटामिया जो है वो एक रिवर साइट है जो कि आजकल इराक़, कुवैत, तुर्की और सीरिया, शाम वगैरह इसके माबेन गुज़रा है। सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है उसका आप महाभारता ले ले,
8 BC से स्टार्ट है, 3rd AD में तक लिखी जाएगी और गई है, और ये इंडियन मैथोलॉजी पे बेस्ड है। इलियड है, ओडिसी जो होमर ने लिखी है ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड है, या फिर पैराडाइज लॉस्ट आप ले लें। कंटेम्प्रेरी हमारे साथ 2 फेमस एपिक पोएम्स है, एक ओमिरोस है 1990 में लिखी गई है, डेरेक वॉलकट ने लिखी है, और दूसरी जो है वो एम्पायर ऑफ ड्रीम्स है जो 1988 में अभी लिखी गई है, 30-40 साल पहले, जियानीना ब्रास्ची ने लिखी है। तो आजकल एपिक पोएम्स बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, रेयरली मिलेंगे आप लोगों को, लोग इसे पसंद करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि आजकल लोग प्रोज़ को पसंद करते हैं, नावल वगैरह इन चीज़ों को पढ़ते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी, एपिक पोएम क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स या कन्वेंशंस क्या है, और इसके एग्जांपल्स किस तरह है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।